हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी उससे ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की करने वाले थर्ड चैप्टर की बात, क्योंकि हम लास्ट कुछ क्लासों के अंदर पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मेक श्योर आपके वो दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे से हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन जिंदाबाद, आप वहाँ पे कॉमेंट छोड़ देना, मैं उसको जब भी फ्री होंगे उसका कॉमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। चलिए बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 की। दोस्तों जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम क्या है, चलो नाम की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम काम की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो शुरुआती दौर था वो कैसा था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हम इन सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे अपने पास डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं यहाँ पर चीजों की। दोस्तों इस वाले चैप्टर को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि ओवरव्यू देने के बाद आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। देखो पहली बात, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सिर्फ इसका बैकग्राउंड पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है कि एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, इंडिया ने कौन सी ऑप्ट की, फिर हमें पढ़ना है प्लैंड और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में, और हमें पढ़ना है कि पब्लिक सेक्टर पर ज्यादा गवर्नमेंट जोर क्यों देती है। ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज द बैकग्राउंड। आज की टारगेट में हम सिर्फ बैकग्राउंड की बात करेंगे, यानी आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट बैकग्राउंड बता दूंगा इंडियन इकोनॉमी का क्या होता है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं कि इस बैकग्राउंड को अगर आप इस बुक से पढ़ोगे तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि इन्होंने कई सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हुए हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज की है, और इन्होंने उतना बैकग्राउंड बताया नहीं इन डेप्थ में। तो पहले मैं आपको अलग से नोट्स जो मैं लिखवाता हूं उसमें मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताऊंगा, उसके बाद हम इस बुक से रीडिंग करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आए। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये नहीं कि इस बुक की रीडिंग लगाना, हम चाहते हैं इस बुक को समझ के रीडिंग लगाना, और समझने के लिए मुझे अलग से भी कुछ नोट्स आपको देने पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। चलो बैकग्राउंड के लिए ये देखो मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं, आपके साथ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा सारी की सारी बातें, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर है, बेसिकली ये चैप्टर ये बोलता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर हमारी इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या चीजें चल रही थी, क्या क्या हलचल पैदा हो रही थी, और हमने इसको कैसे टैकल किया, किस तरह से हमने प्लानिंग कमीशन बनाए, किस तरह से 5 ईयर प्लान बनाए, कुछ इन चीजों पर इसके बारे में डिस्कस किया गया है। बट हमें ये जान लेना जरूरी कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम हुआ क्या था, आखिर हमें गुलाम बनाने के पीछे का रीजन क्या था। दोस्तों एक टर्म यूज होगी इस बुक के अंदर, कॉलोनियल। मैं आपको बता दूं कॉलोनियल का मतलब होता है कि जब एक वेल्दी नेशन जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जब एक वेल्दी नेशन किसी अनहेल्दी नेशन पर रूल करना शुरू कर देता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज करके उसको अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर देता है, उसको बोलता है कॉलोनियल। जैसे कि आप जानते हैं ब्रिटेन ने हमारी इंडिया पर क्या किया, राज किया। 200 साल तक ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया, यानी हमारी ब्रिटेन की कॉलोनी कौन थी, इंडिया थी, ठीक है। ये देखो यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले ब्रिटेन की जो फाउंडेशन हुई वो कहां से हुई, ब्रिटिश एम्पायर से हुई। और ये कब से स्टार्ट हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये कड़ी यहां से शुरू हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हमारी इंडिया पर रूल करती थी, लेकिन 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया, और बाद में इनका राज खत्म हो गया। अब हमारी इंडिया को डायरेक्टली रेगुलेट किया जा रहा था ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। अल्टीमेटली हमें तो गुलाम बनाया गया, फिर चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी बनाए या ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनाए। हमने 200 साल 1757 से लेकर 1947 तक पूरा, ये इंटरवल वैसे आपका 190 साल का होता है, लेकिन हम इसे बोलते हैं 200 साल तक हमने अपनी गुलामी को सहा। तो देखो कॉलोनियल पीरियड का आपको मतलब समझ आ गया, जब एक वेल्दी नेशन किसी अनहेल्दी नेशन पर रूल करती है उसे बोलते हैं कॉलोनियल। अब बात करते हैं कि जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज नहीं किया था उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी कैसी थी। तो मैं आपको बताता हूं उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी बहुत प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी, मतलब इतनी दुर्लभ चीजें पाई जाती थी जो वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती थी। अग्रेरियन इकोनॉमी थी, हम पूरा बेसिकली हमारी जो पॉपुलेशन उसका 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, और हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में बहुत ही ज्यादा माहिर थे। वर्ल्ड क्लास में अगर कोई हैंडीक्राफ्ट बनाता था तो वो इंडिया ही बनाती थी, और हम आत्मनिर्भर थे, हमें किसी की जरूरत नहीं थी, हम अपने आप में ही बहुत खुश थे। अब देखो आपको इसके पीछे एक कड़ी बताता हूँ कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उन्होंने इंडिया पे राज क्यों किया। आज तक हमने ये सुना है कि राज किया, बट क्यों किया उसके पीछे का रीजन सुनो। हमारी इंडिया बड़ी हरी भरी है, जैसे आप देख रहे हो पहाड़ है, ये खरगोश है, ये नदी जा रही है, यहाँ खूब सारे पेड़ है, और अच्छी बात है यहाँ पर 3 टाइप की जलवायु पाई जाती है, आप जानते हो, जैसे समर, विंटर और रेनी सीजन पाया जाता है। तो ब्रिटेन ने देखा कि भैया इंडिया के पास ना रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है। अगर आप एरिया वाइज भी देखेंगे तो चाइना और रशिया के बाद अगर देखें तो इंडिया जो है वो घनत्व के हिसाब से, एरिया के हिसाब से एक बहुत बड़ा लैंड ऑक्यूपाई करता है वर्ल्ड में, अर्थ के ऊपर। तो ऐसे में देखा गया कि भैया इंडिया के पास तो रॉ
मटेरियल का खजाना पड़ा हुआ है। तो इस खजाने को ब्रिटेन वालों ने क्या किया, लूटना शुरू किया। यहाँ का रॉ मटेरियल ये अपने ब्रिटेन में लेकर जाते थे। एक तरह से अगर आप देखो, ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, ब्रिटेन में सस्ते रेट पर, और ब्रिटेन उन्हीं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के हमको बेचता था महंगे रेट पर। अल्टीमेटली दो तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, हमसे एक्सपोर्ट सस्ते रेट में करा के और इंपोर्ट महंगे रेट पे करा के। अल्टीमेटली ब्रिटेन का फायदा होता था। ये रीजन था 200 साल तक हमारे ऊपर राज करने का। तो इन्होंने क्या किया, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, कि हम रॉ मटेरियल की क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, और हम बन गए एक कस्टमर, इनके लिए एक मार्केट बन गया कि जो भी फिनिश गुड्स बनाएंगे वो हमारे यहाँ पर बेच सकते हैं। तो हम बन गए इनके कंज्यूमर फिनिश गुड्स के। इंडिया जो है वो एक फीडर इकोनॉमी है और इन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया, मतलब हमारे रॉ मटेरियल भी एक्सप्लॉइट किए और हमारे इंसानों का भी फुल्ली एक्सप्लॉइटेशन किया इन्होंने, और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉइटेशन किया। और जो भी हमारे पास संपत्ति थी, जो हमारे पास पैसा था, हमारे पास जो कीमती चीजें थी, वो सब इन्होंने लूट ली और अपने फायदे के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। इनका बेसिकली मतलब क्या था, दो चीजें था, प्रोटेक्शन और प्रमोशन। ये चाहते थे अपनी मार्केट को प्रोटेक्ट करना और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, कहां पर, इंडिया के अंदर। बेसिकली इनका मेन पर्पस इंडिया में आने का यही था। अब बात करते हैं यहां पर आगे की चीजों की। आखिर जब हमारा देश आजाद हुआ उस टाइम पर हमारी इंडिया की इकोनॉमी में क्या हलचल पैदा हो रही थी। सबसे पहली बात, हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुकी हुई इकोनॉमी। मतलब अंग्रेजों ने 200 साल तक हमें इतना लूटा कि जब अंग्रेज लोग हमें छोड़कर चले गए तब हमने देखा कि भैया हमारी इकोनॉमी में तो ग्रोथ हो ही नहीं रही, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा रुकी हुई है। तो उन दिनों हमारी इकोनॉमी क्या हुई थी, बहुत स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। दूसरा, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। बैकवर्ड क्यों थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, जो नेशनल इनकम है, वो बहुत ही ज्यादा लो थी। एग्रीकल्चर कहने को हमारे यहाँ पर 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, बावजूद इसके हमारे एग्रीकल्चर पर अंग्रेजों ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, अंग्रेजों ने हमसे एग्रीकल्चर में इंडिगो, चरस, गांजा, नील की खेती, ये सारी खेती करवाई, कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाया, जिससे वो अपने यहाँ पर इसको बेच सके। उन्होंने कभी हम इंडियंस के एग्रीकल्चर को बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड चला गया। चौथा, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि जिस धरती का हम एक्सप्लॉयटेशन करें, एटलीस्ट वहां के लोगों को तो हम कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। और जो हमारी इंडस्ट्रीज भी सेटअप थी, जो इंडियन लोग काम करते थे, उनको भी वहां से निकाल कर उनकी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दे। कुछ इस तरीके से उन्होंने पॉलिसीज को फ्रेम किया। वहां पर पॉवर्टी, बहुत ज्यादा गरीबी छाई हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास ना कोई अच्छी रोड थी, ना कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया था, कोई कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, स्कूल जैसी फैसिलिटी बहुत ही कम थी, और अगर थी भी तो सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी या हाई क्लास पीपल्स के लिए थी। वो रिच और मिडिल क्लास के लिए तो बिल्कुल भी अफोर्डेबल थी ही नहीं। यहां पर हम पूरी तरीके से इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए, क्योंकि बाहर से ही माल इंडिया में आता था और हमें महंगे रेट पर खरीदना पड़ता था। अगर हम कोई चीज बनाते तो वो हमारे ऊपर रूल्स लगा देते और इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस कर देते। इस वजह से हमें बाहर से इंपोर्ट बहुत कराना पड़ता था। हमारी इकोनॉमी एक सेमी फेडरल इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का मिक्सचर होता है, कॉलोनियल इकोनॉमी था, और हमारे पास अर्बनाइजेशन बहुत लिमिटेड था। उन दिनों पर गांव बहुत ज्यादा होते थे, शहर नाम की चीज बहुत ही कम पाई जाती थी। तो ये मैंने आपको बताया एक छोटा सा बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड को और डिटेल में समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, उस टाइम पर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था, उस टाइम पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर कैसा था, उस टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो थर्ड चैप्टर है, अगर आपको इसका बैकग्राउंड समझना है तो अगर आप ये पढ़ लोगे तो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ये 6 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बुक से रीडिंग लगवाऊंगा। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, फिर मैं इससे रीडिंग लगवाऊंगा, और विश्वास मानो एक एक पॉइंट तुम्हें समझ आ जाएगा, एक एक पॉइंट। चलो पढ़ते हैं। तो बात करते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। हमें ये 6 चीजें पढ़नी है, 6 चीजें हम एक एक करके पूरी पढ़ेंगे, लेकिन हम इन शॉर्ट में पढ़ेंगे, हमें बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन इस पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आओ देखो, बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था जब हमारा देश आजाद हुआ। तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादातर किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। पूरी तरीके से कह सकते हो 2/3 पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। जब अंग्रेज लोगों का शासन चल रहा था तो क्या था, उस टाइम पर लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलता था। कहते हैं लगान, आपने लगान मूवी देखी है, तो उसमें एक जमींदारी सिस्टम चलता था। जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। देखो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो किसान लोग होते थे उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती थी, और छीन के एक
पर्सन को दे दी जाती थी, और बाद में जब किसान लोग उस पर क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे तो एक सर्टेन क्रॉप उन्हें उस जमींदार को देनी पड़ती थी, और जमींदार उसका 2/11 पार्ट अपने पास रख के बाकी अंग्रेज को दे देता था। इस सिस्टम को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। मतलब मेरी लैंड पहले आप मुझसे छीन लो और उस पर किराए पर काम करो, और जो भी मैं प्रोडक्शन करूंगा उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको भी देना पड़ेगा। दैट इज जमींदारी सिस्टम। दूसरा रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि हम किसानों से जमीन नहीं छीनते थे, किसान को बोलते थे आप जो उगाओगे उसका एक सर्टेन अमाउंट हमें देना पड़ेगा। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, 2-3 गांवों को मिला के एक महल बना के कहा जाता था आपको इतना क्रॉप हर साल देना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं महलवाड़ी सिस्टम। तो बताओ एक किसान भाई अपने लिए क्रॉप ढंग से नहीं उगा पा रहा, वो टैक्स के रूप में कैसे काम करेगा? इसे बोलते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसने कहीं ना कहीं किसानों को बहुत तरीके से बर्बाद कर दिया। दूसरा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले हमारे यहाँ पर जो खेती होती थी वो ये सोचकर होती थी कि हम सिर्फ अपना परिवार चला ले, इतना खेती करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने हमें फोर्स किया कि हम कैश क्रॉप उगाएं। कैश क्रॉप का मतलब होता है जिनको बेचने से आपको पैसा मिलता हो ब्रिटेन के अंदर, तो वो क्रॉप को उगाने पर हमारे लिए हम पर फोर्स किया गया। तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फर्टिलाइजर्स थे नहीं, इरिगेशन में ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे, तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत आगे नहीं जा पाया, प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत लो थी, इनपुट ज्यादा डालना पड़ता था, आउटपुट बहुत कम निकलता था। चौथा एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब क्या हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, अब आप जानते हो जैसे बांग्लादेश है तो ये भी हमारी इंडिया में था, पाकिस्तान भी हमारी इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन जब इसका बंटवारा किया गया तो जितनी फर्टाइल लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई, कुछ फर्टाइल लैंड बांग्लादेश में चली गई, तो अल्टीमेटली इंडिया के पास कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरीके से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजीशन ये थी, डामाडोल थी बिल्कुल। बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या पोजीशन थी उन दिनों पर। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो कुछ खास नहीं था। हम ये जानते हैं कि हमने वर्ल्ड वाइड मोनोपोली पावर क्रिएट की थी उनके आने से पहले, मतलब अंग्रेजों के शासन से पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर था कि हम बड़ी बड़ी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया करते थे हाथों से बनाई हुई चीजें। अब उन्होंने क्या किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को डिक्लाइन किया। ब्रिटेन ने क्या किया, हमसे रॉ मटेरियल खरीदा चीप रेट पर और हमें को फिनिश गुड्स बना के हाई रेट पर बेचा। तो ब्रिटिश ने 2-fold पॉलिसी चलाई जिसमें उसने हमें कन्वर्ट कर दिया रॉ मटेरियल के सप्लायर में और डेवलप कर दिया एक इंडिया को मार्केट के ब्रिटेन के बनाए हुए गुड्स के लिए। ठीक है। दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। अब इसमें क्या था कि अगर अंग्रेज लोग अपनी फैक्ट्री चलाएंगे तो उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत लीनियंट होंगे, लेकिन यही चीज अगर कोई इंडियंस करेगा तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत हार्श किए जाएंगे। अल्टीमेटली चाहते थे कि इंडियंस लोग ज्यादा आगे ना बढ़ जाए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी का यूज करना शुरू किया। तीसरा है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारे पास इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज नहीं थी, जिसके चलते किसान जो हमारे जो इंडियंस थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इसके बाद है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता अच्छा खासा तो लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट का रोल बहुत कम था उन दोनों पर। जीडीपी में भी इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता था। भाई जब मशीन नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से होगा, प्रोडक्शन नहीं होता इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। डिमांड के पैटर्न में चेंज आने लगा, लोगों को अब अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें पसंद आने लगी क्योंकि वो कम से कम रेट पर और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराती थी। अब हमारी इंडिया में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फायदा उन्हें मिल नहीं पाया क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन हुआ नहीं, जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता वो हो नहीं पाया, और हम हाईली डिपेंडेंट थे किस पर, एक्सटर्नल फोर्सेस पर। तो इस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी उन दिनों पर बहुत ज्यादा खराब था। अब हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा था जब हमारा देश आजाद हुआ। तो देखो फॉरेन ट्रेड की जहां तक हम बात करते हैं तो हमारा फॉरेन ट्रेड बहुत ही खराब था, बहुत ज़्यादा खराब था। वैसे तो हम जो जूट होती है, इंडिगो होती है, कॉटन हो गई, इन सब का एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में हमें इन्हीं चीज़ों का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक्सपोर्ट करना तो शुरू किया लेकिन चीप रेट पर करना शुरू किया। तो फॉरेन ट्रेड हमारा पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया किसने, ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमें एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट का और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। मैंने आपको क्या बताया था कि इंडिया से माल जाता था सस्ते रेट पर और वही गुड्स का प्रोसेस करके इंडिया में महंगे रेट पर आता था। तो भैया फॉरेन ट्रेड तो पूरा चौपट कर दिया, हमारा इंपोर्ट बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट कम कर दिया, मोनोपोली पावर क्रिएट कर दी ब्रिटिश रूल के अंदर। ये कहा गया कि भैया तुम ये काम नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर काम सिर्फ इंडस्ट्रीज कर सकते हैं, वो भी कौन सी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, जो भी हमें फॉरेन ट्रेड से फॉरेन करेंसीज मिलती थी या जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता था वो सारा अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों ने उस टाइम पर एक स्विस कैनाल खोली। स्विस कैनाल खोल के जो उनको भारत से ब्रिटेन तक जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था वो छोटे चक्कर में पूरा हो जाता था, जिसकी वजह से भारत को एक और घाटा हुआ। क्यों? क्योंकि जब माल आसानी से आएगा जाएगा तो एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अंग्रेज लोगों का शासन चल रहा था। इस तरीके से इन्होंने पूरा एक्सप्लॉइटेशन किया। दोस्तों ये वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं अभी बुक से भी पढ़ाऊंगा, उसमें भी है डेमोग्राफिक प्रोफाइल पिक्चर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पिक्चर में देखा गया कि हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रही है।
1000 बच्चों में से कितने बच्चे मर रहे हैं उसे बोलते हैं डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा थी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इकॉनमी के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम हर बच्चे को उतने रिसोर्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से उनके ऊपर इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरा, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वो बच्चे जो कि 1 साल से पहले मर जाते थे, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, अगर वो 1 साल से पहले मर गया तो वो मोर्टालिटी रेट के अंदर आ जाएगा। तो उन दिनों पर हमारे यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी वो उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे साल भर के अंदर, बहुत ज़्यादा हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थी। तीसरा, लिटरेसी रेट बहुत कम थी, मतलब पढ़े लिखों की संख्या बहुत ही कम थी। आप देख लो उन दिनों पर सिर्फ 16% ही लोग कम होते थे, जिसमें से 7% फीमेल थी, मतलब 100 में से 7 लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी और 100 में से 16 लोग ही पढ़े लिखे होते थे। अब आप देख लो आज 100 में से 90 लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन दिनों पर ये सिचुएशन थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करें तो आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट तो 68 ईयर है, लेकिन उन दिनों पर 32 ईयर होती थी, यानी ऑन एन एवरेज जब देश आज़ाद हुआ था उन दिनों पर 32 साल ही जीता था। ऐसा नहीं एग्जैक्टली 32 साल, कुछ 32 साल से पहले भी मर जाते थे, कुछ 40-50 साल भी जीते थे, बट जब हमने एवरेज निकाला तो पाएंगे कि 32 साल क्या है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, जो कि बहुत कम है। आज तो हमारा 68 चल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। ये बात आपको समझ आई? तो ये था हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल। बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है उन दिनों पर हमारा भारत में रहने वाले लोग किस पर डिपेंड थे काम काज को लेके। तो आप जानते हो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 72.7 वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में सिर्फ 2%, इंग्लैंड में भी 2%, जर्मन में 4% और जापान में 12% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन हम कितना डिपेंड थे? 72.7%। इंडस्ट्रीज नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। इंग्लैंड में, यूएसए में देखोगे इंडस्ट्रीज में कितने ज़्यादा लोग इंगेज थे, लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रीज पर लोग इंगेज नहीं थे, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, इतने ज़्यादा हम बैकवर्ड थे। रीजनल वेरिएशन पाए जाते थे। कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ जगहों पर तो बहुत अच्छा है और कुछ जगहों पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत अच्छा है, तो ये रीजनल वेरिएशंस भी पाए जाते थे। तो कोई खास हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर नहीं था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अंग्रेजों ने रोड बनाई, लेकिन उतनी ही रोड बनाई जितने में उनको जरूरत थी, वो अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सके एक जगह से दूसरी जगह, और रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी ले जा सके, उतनी ही रोड उन्होंने बनाई। हमारे लिए कुछ नहीं किया। रेलवेज भी उन्होंने अगर बनाया तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया ताकि हम उसे पोर्ट तक पहुंचा पाए, बाकी उसमें इंडियंस लोग सवार नहीं हो सकते थे। एयर वाटर ठीक ठीक था, कोई ज्यादा खास नहीं। कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने पोस्टेड टेलीग्राम जैसी चीजें निकाली, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं बल्कि उनके लॉ एंड ऑर्डर को सुनने समझने के लिए होता था। तो कुल मिला के अंग्रेजों ने हमारी फुल एक्सप्लॉयटेशन किया जितना वो कर सकते थे। तो आपको इस कड़ी से, इस नोट से ये तो समझ आ गया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उन दिनों पर हमारा स्ट्रक्चर कैसा था। किस किस चीज़ में स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, मैंने आपको पढ़ाया फॉरेन सेक्टर कैसा था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, डेमोग्राफिक और ऑक्यूपेशनल। आई होप आपका इससे बेस बहुत अच्छा बन गया। अब जब हम बुक से रीडिंग लगाएंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी। चलो अब एक बार हम बुक से भी रीडिंग लगा लेते हैं इस बारे में। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने बुक की ओर। बुक में निकालते हैं चैप्टर नंबर 3। देखो मैंने आपका बेस करवा दिया। अब जब आपका बेस कंप्लीट होगा ना तो जब पढ़ोगे ना पॉइंट्स तो आपको बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? बैकग्राउंड को पढ़ना। ठीक है, चलो बैकग्राउंड को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है। मैं थोड़ा सा फोकस ठीक कर देता हूँ इसका, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से नजर आए। चलिए देखो, आपको ये सारी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैंने हाईलाइट किया उतना ही पढ़ो, क्योंकि देखो रमेश सिंह में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करके दी हुई है। उतना अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उसको पढ़ के जाओ। चलो बैकग्राउंड की बात करें, दिमाग में पिक्चर सेट है ना आपकी? अभी जो स्टोरी बताइए अब इसको पढ़ो। द इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर हमारे देश की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, बीइंग अ टिपिकल केस ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी। अच्छा, अब आपको कॉलोनियल का मतलब समझ आया? कॉलोनियल का मतलब क्या है कि जब एक वेल्दी नेशन किसी अनहेल्दी नेशन पर रूल करने की कोशिश करती है या करती है। इंडिया वॉज सर्विंग अ पर्पज ऑफ डेवलपमेंट नॉट फॉर हर सेल्फ। इंडिया ने डेवलपमेंट तो की लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि फॉरेन लोगों के लिए की। बोले तो यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं। और कहा गया कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से डिवास्टिकेटेड कर दिया, पूरी तरह से बेकार कर दिया हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। मैंने तो आपको 6 चीज़ें पढ़ा दी हैं। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। ठीक है, जो हाईलाइटेड चीज़ है बस वो पढ़ना है आपको, उससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। colonial rule, the economic version that state had were increase India's capacity to export of primary products। अच्छा, ये लाइन अब आपको समझ आई कि इंडिया को उन्होंने एक्सपोर्टर बनाया किसका? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा थे।
और उन्होंने परचेज को बढ़ा दिया, ब्रिटिशर्स ने इंपोर्ट को बढ़ा दिया ताकि वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करके रेवेन्यू रेज कर पाए। ये जो 5 लाइनें लिखी ना, आपको अगर मैं सिंपल भाषा में समझा चुका हूँ वैसे मैं पीछे। इंडिया को उन्होंने रॉ मटेरियल की तरीके से समझा कि वो रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदेंगे सस्ते रेट पर, और उसी रॉ मटेरियल से वो गुड्स बना के इंडिया को महंगे रेट पर बेचेंगे। इससे रेवेन्यू रेज होगा किसका? ब्रिटेन का। आई बात समझे? आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। द सोशल सेक्टर वॉज नेग्लेक्टेड एरिया फॉर ब्रिटिश रूलर्स। ब्रिटिश रूलर्स ने इंडिया के जो सोशल सेक्टर्स है उनको पूरी तरह से नकार दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता था और बाकी जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज है वो बिल्कुल नजर नहीं आती थी, ना उन्होंने कभी करने की सोची, जिस वजह से इंडिया पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, और इंडिया ये चीज़ सहती रही ब्रिटिश रूल के अंदर। 200 साल तक ये चीज़ सहती रही। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने पाया कि हमारी जो लिटरेसी रेट है दैट वाज 17%। अभी मैंने आपको बताया था कि उन दिनों पर जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे यहाँ पर पढ़े लिखों की संख्या 100 में से 17 लोगों की होती थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी थी? 32.5। पीछे पढ़ाया था अभी मैंने आपको, ठीक है। लेकिन अब कितनी है? 68 ईयर है। ये हालात थे हमारी इंडिया के जब हमारा देश आज़ाद हुआ। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बेस बताने से आपको कुछ फायदा हुआ? ये जो भी मैंने आपको ये नोट्स दिखाए हैं, इस नोट से कुछ फायदा हो रहा है आपको? नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ये पढ़ोगे तो आपको इतना चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब आप देखो, ये जब तो आपने लाइन पढ़ी तो आपने इसके बारे में इतना डिटेल पढ़ लिया कि आपको ये लाइनें आसानी से समझ रही है। बस ये रीजन है नोट्स बनाने का, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी इंडस्ट्रीज बूस्टअप हो, क्योंकि अगर हमारी बूस्टअप होती तो इससे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज पर नेगेटिव इंपैक्ट जाता। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दे तो इंडियंस को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, उतनी ही रोड, उतनी ही रेलवेज बनाई जितनी उनके लिए जरूरी थी। आई बात समझे? मेनी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज वर डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश। अब क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ब्रिटिश फर्म्स बहुत ज़्यादा थी। जैसे शिपिंग कंपनी में बात करें, बैंकिंग में बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, कोल, पेट्रोलियम, प्लांटेशन, क्रॉप और जूट, इन सब में किसका बोलबाला चल रहा था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का चल रहा था। इंडियन इंडस्ट्रीज को खुलने नहीं दे, पनपने नहीं दिए इन्होंने, खुली भी तो बंद करवाती। तो आपको ये समझ आ गया। इसके बाद बात करते हैं द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल वॉज वेरी लो। अब भाई हमारे ऊपर कोई शासन करेगा तो हमारी परफॉर्मेंस तो ऑब्वियस बात है लो होनी ही होनी है। उन दिनों पर जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 18 रुपये थी। भाई 1899 की बात कर रहा हूँ, 18 रुपये थी पर कैपिटा इनकम, जो आज की डेट में लाखों के अंदर है। 39.5 एक तरह से समझ लो 40 रुपये थी 1895 में, जो कि करंट प्राइस के थ्रू निकाली गई थी। इससे आप समझ जाओ उस टाइम पर कितनी ज़्यादा मैसिव पॉवर्टी थी इंडिया के अंदर। आप समझ सकते हो ये चीज़, और ये पॉवर्टी पूरे टाइम रही। और उन दिनों पर फैमिलीज और डिसीज, एपेडेमिक्स वगैरह बहुत चलती थी। मतलब कोई महामारी आती थी, जैसे कोरोना आया, कई सारे लोगों को ले गया, उसी तरह से उस जमाने में अगर चिकन पॉक्स या कोई मलेरिया होती थी तो भाई साहब पूरा गांव तबाह हो जाता था, पूरा गांव निपट जाता था, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी। समझ रहे हो? तो एपेडेमिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा उस टाइम पर चलती थी। अब बात करते हैं कि क्या बात है मेजर स्ट्रेटेजिक इशू। अच्छा एक बात बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्या था जिसके चलते हमारी इंडिया इतने पीछे चलेगी। सबसे पहली बात कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट जब तक नहीं आएगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ दे डेवलपमेंट तो वो कभी नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट का एक वाइटल रोल होता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो अप करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा सोशल वेलफेयर पे काम करती है। लेकिन जिस टाइम हमारा देश कॉलोनियल इकोनॉमी के अंदर था उस टाइम गवर्नमेंट की चलती ही नहीं थी। और डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। अब क्या हुआ कि जब देश हमारा आज़ाद हो गया, वैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब देश आज़ाद हुआ तो ये कहा गया कि जितनी भी ज़रूरी इंडस्ट्रीज हैं वो सारी गवर्नमेंट अपनी पीएसयू में कर लेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। दोस्तों ये 3 पॉइंट अभी नहीं क्लियर होंगे, अभी इन पर मैं डिटेल डिस्कस करूंगा अगली क्लासों के अंदर, तब आपको ये 3 पॉइंट बहुत ही डिटेल में समझ आ जाएंगे। आई बस मैंने अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आपको क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास तो जिंदाबाद। ये जो पॉइंट है ना, ये बताते हैं कि हमारी इंडिया को सुधारने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। तो कहा गया सबसे पहले गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले डेवलपमेंट की। दूसरा, गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए पब्लिक में, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। गवर्नमेंट हर उस चीज़ को उठाए जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करती है। चौथा, उन्होंने कहा हम डिस्करेज करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को। अब ये पॉइंट पता है क्यों आया? क्योंकि जब हमने ब्रिटेन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो ये पाया कि ब्रिटेन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के उन्होंने क्या किया, हमारी इकोनॉमी में रहकर हमारी रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया। तो हम नहीं चाहते थे कि अब कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी आके हमारे यहाँ पर क्या करे, एक्सप्लॉयटेशन करे। तो एफडीआई को उन्होंने पूरी तरह से जीरो कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब हमें ज़रूरत है एक इकोनॉमिक प्लानिंग की, जिससे हम इंडिया को दोबारा से रिवाइव कर
सके। और जब इंडिया जो है आज़ाद हुआ तो असली चैलेंज आया कि अब गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान बनाए ताकि इकोनॉमी को दोबारा से पटरियों पर लाया जा सके। आई बात समझे? मतलब ओवरऑल आपने इससे ये समझ लिया कि हमारी इंडिया की सिचुएशन क्या थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, और किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर रूल किया, क्या क्या चीज़ें हमारी खराब कर दी। तो बताओ आपको ये पॉइंट समझ आया बैकग्राउंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टारगेट है बैकग्राउंड, वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो गया हो। अगर आप खाली इस बुक से पढ़ोगे तो उतना क्लियर नहीं होगा जितना मैंने आपको नोट्स के थ्रू क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ये वाला टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।